देश में आम चुनाव हैं और 19 तारीख को राजस्थान में कुछ सीटों पर वोटिंग होगी। उनमें सीकर लोकसभा का क्षेत्र भी आता है। सीकर लोकसभा से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी अमराराम की जब मैंने राजनीतिक कुंडली खंगाली तो बड़ी दिलचस्प लगी। मुझे लगा कि क्यों ना एक इंटरव्यू किया जाए और अमराराम की जो जीवनी है उस पर भी बात की जाए। एक लड़का जो छोटी सी उम्र में कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, फिर मास्टर की नौकरी करने लगा, मास्टर की नौकरी भी रास नहीं आई तो सरपंची का चुनाव लड़ बैठा। उसके बाद में 2 विधानसभा के चुनाव लड़े और जब तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीतकर बस से विधानसभा पहुंचे तो वहां पर लगे पहरेदार ने जिस गेट से विधायक एंट्री करते हैं वहां घुसने नहीं दिया। बड़ी शालीनता से उस गेट कीपर को अपना परिचय बताया। उसने जब गेट कीपर ने सारी चीजें कंफर्म कर ली उसके बाद में एंट्री मिली। 2004 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो अमराराम के समर्थकों ने यह कहकर वोट नहीं दिया कि हमारे काम कौन करवाएगा छोटे छोटे अगर अमराराम दिल्ली चला गया तो। एक सुबह जब उठे तो 400 पुलिस वाले गांव को घेर कर बैठे थे अमराराम को गिरफ्तार करने के लिए। कई ऐसे दिलचस्प मामले हैं, सब पर धीरे धीरे बात करेंगे और बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसी तैयारी चल रही है और क्या क्या अब की बार चुनाव जीत पाएंगे अमराराम जी। अमराराम जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि एक सुबह जब आप उठे, घर में कोई शादी थी, पूरे गांव को पुलिस वालों ने घेर के रखा था, तकरीबन 400 के आसपास पुलिस वाले थे, क्या वाक्य था? और कहा यह जाता है कि पुलिस वाले गोलियां चला रहे थे और आप ऊंट पे बैठ के भग भी गए वहां से। ऐसा है, 22 अप्रैल 1987 को किसान छात्रावास में फायरिंग की थी सरकार ने अकारण। ये किसान छात्रावास सीकर में है जी, सीकर में है। अकारण ही फायरिंग की थी। केवल उस हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ते थे उनको सबक सिखाने के, क्योंकि वो किसान छात्रावास है जो अंग्रेजों के खिलाफ और राजशाही के खिलाफ लड़ करके उसकी स्थापना हुई थी। 2 ही उसके लक्ष्य थे, एक जो गाँव से आते हैं वो वहाँ लोग ठहर सकें और विद्यार्थी यहाँ सीकर में पढ़ सकें। इसलिए उस फायरिंग में एक 9th क्लास का कानाराम यादव शहीद हुआ और उस वक्त जिस वक्त फायरिंग हुई 4 घंटे तक निहत्थे विद्यार्थियों ने फायरिंग का मुकाबला किया और आखिर में कानाराम यादव 9th क्लास का बच्चा 14 साल का शहीद हुआ। और उसमें जब एफआईआर की गई तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम था, जबकि मैं फायरिंग के वक्त मेरे गांव मुंडवाड़ा में था। उसी राजनीतिक रंजिश के कारण अमराराम को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए पूरे गांव को घेरा गया। पहले पुलिस को तरह तरह से ये प्रचारित किया गया कि बहुत खतरनाक खूंखार है, हथियार उनके पास है। इस तरह का मॉडल बनाया गया और रेसरों को भी लाया गया। जब सुबह सुबह मैं उठा तो परिवार वालों ने बताया कि पुलिस आ रही है। चारों तरफ से घेर रखा था और एक तरफ जहाँ घर था वहाँ रास्ता था, तो मैं निकला। 1-1.5-2 किलोमीटर पे पड़ोस का गांव है। जब हम उस गांव के स्टैंड पे पहुंच रहे थे तो पीछे से आवाज दी, चोर है चोर है। तो मुझे गुस्सा आया तो मैं वापस उनकी तरफ दौड़ा तो वो रेसर पीछे। रेसर यही ना जो पुलिस में जिनकी रेस अच्छी होती थी उनको रेसर कहा जाता था उस जमाने में, क्योंकि बाइक नहीं होती थी, साइकिलें बहुत कम होती थी, तो उनको रेसर कहा जाता था। जो बहुत दौड़ने वाले हैं उनको भर्ती करते हैं और उसी में रेस में जो जहाँ गाड़ी नहीं जाती है तो मुलजिम को पकड़ने के लिए कोशिश उनके द्वारा की जाती है। वो मैंने वापस दौड़ाया और फिर मैं उस बाडलवास गांव से एक ऊँट लिया किसान का और उस पर चढ़ के चला गया। मेरे से बड़ा भाई अपना ऊँट लेकर के मेरे को बचाने के लिए जा रहा था तो उसको मांडेता गांव के पास उस पे फायरिंग की गई। लेकिन गनीमत रही कि उनको लगी नहीं। वो 1:30 बजे जा कर के मेरे से मिले। मैंने कहा किसी तरह का नहीं, लेकिन पुलिस ने हर तरफ से घेर के क्योंकि पुलिस को डायरेक्शन ये था कि जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ गिरफ्तार नहीं हुआ। और 3 महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद हाई कोर्ट ने मुझे अग्रिम जमानत दे दी। और निश्चित रूप से फिर बड़ी कहानियाँ चली जो आप ऊँट की कह रहे हो, पुलिस के घेरने की, ये सब
कहानी। लोग ये भी चर्चाएं करते हैं कि आप हथियार भी रखते थे। नहीं, हथियार थे नहीं, लेकिन पुलिस इस तरह से खौफनाक प्रचार कर रही थी, कोई हथियार नहीं रख। चंबल का डाकू बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, चंबल का डाकू बनाने की, क्योंकि उस छात्रावास में भी फायरिंग की तो कुल्हाड़ी, लकड़ियाँ ये रख के कहा कि ये बहुत खतरनाक हथियार है। अब कुल्हाड़ी कोई खतरनाक हथियार में नहीं आती है, लेकिन पुलिस को तो दिखाना है, जब अपना कुकर्ते छुपाने के लिए इसी तरह के ड्रामे करते हैं। ये राजनीति का शौक क्यों पड़ा आपको? छात्र संघ का चुनाव लड़ने के बाद में अच्छी खासी मास्टर की नौकरी चल रही थी, फिर सरपंची का चुनाव लड़ने का क्या सूझ गया आपको? ऐसा है, राजनीति अगर सेवा के रूप में की जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती, और इसीलिए मैंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा, और फिर ग्रामवासियों ने, पंचायत वासियों ने कहा कि इसलिए मैं सरपंच बना। 2 दफे सरपंच लड़ा, जीता, और सरपंच रहते रहते ही मैं 1993 में विधायक बन गया। 3 दफे धोद से रहा, और फिर रिजर्वेशन होने के कारण मैं दांतरामगढ़ गया, और चौथी बार दांतरामगढ़ से लगातार 93 से 2013 तक विधायक रहा। और विधायक के साथ साथ अनेकों रावड़ा गढ़साना का आंदोलन ले लीजिए आप। उन उन सब पे आएंगे, उससे पहले कि जिस दौर में आप राजनीति कर रहे थे, उस दौर में एक राजनीतिक पार्टी जो सबसे बड़ी थी, कांग्रेस पार्टी थी। आप कांग्रेस का हिस्सा ना बन के, कांग्रेस पार्टी की विचारधाराओं से प्रभावित ना होके आप कॉमरेड बने। इसके पीछे क्या कहानी है? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा उस छात्रावास के संरक्षक और वार्डन के रूप में कामरेड त्रिलोक सिंह जी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ भी बहुत छोटी उम्र में और राजशाही के खिलाफ भी लड़े थे, और वो उसी छात्रावास के वार्डन और संरक्षक के रूप में थे। उनके संसर्ग में आने के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा को हमें पढ़ने का मौका मिला, और वही एक विचारधारा है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक जो असमानता है, जो लूट है या दमन है, उसको समाप्त करके बेहतरीन समाज केवल और केवल मार्क्सवाद के आधार पे बन सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है जिसमें समाज के हर दुर्गुण को मिटाते हुए एक बेहतर समाज निर्माण करने का है। और इसीलिए जिस उम्र में आप ये काम कर रहे थे, मेरा जन्म हुआ होगा शायद 87-88 में। जब आप खूंखार हुआ करते थे, पुलिस ये कहने लगी थी कि हथियार रखते हैं अपने साथ में। उस दौर में शादी होना बड़ा मुश्किल रहा होगा कि एक तो पुलिस पड़ी है आपके पीछे। ये शादी कैसे हुई फिर आपकी? शादी उससे पहले ही हो गई थी मेरी, तो 11th में जब पढ़ता था, एग्जाम दिया, उसी वक्त मेरी शादी हो गई। हाँ, सारे रास्ते मैं भी यही सोचता है कि एक खूंखार व्यक्ति जिसको पुलिस ढूंढ रही है, उसकी शादी कोई उस जमाने में कर दे, बड़ा मुश्किल था। 87 से बहुत पहले हो गई। 71 में मेरी शादी हो गई, फायरिंग हुई है 87 में। 87 में। हाँ, तो उस समय मैं शादीशुदा था। आप पहली बार जब विधायक बन के विधानसभा पहुंचे तो गेट कीपर ने आपको रोक लिया था, एक आम सा आदमी देख के। वो क्या किस्सा था? ऐसा है कि जब आप विधायक का नाम लेंगे तो एक चेहरा और ड्रेस ये है कि सफेद झक, नील दिए हुए कपड़े, और 2-4 आदमी उसके आगे पीछे। उनसे पहले लोग पहुंच जाते हैं, विधायक जी आ रहे हैं। और नेचुरली न मैं उस तरह की ड्रेस पहनता हूँ, न किसी तरह के साथ लेके चलता हूँ। अकेला गया, और इस तरह से उसने इस तरह का एमएलए कभी देखा ही नहीं था, इसलिए उसकी गलती नहीं थी, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन मैंने सर्टिफिकेट दिखाया जब, उसको भी आश्चर्य हुआ। तो ये तो नॉर्मली सीएम में 4 दफा रहने के बाद में भी आज की तारीख में भी बस में चलता हूँ बहुत। नहीं, हाँ, वो लोग ये भी कहते हैं कि अमराराम को बिल्कुल आम सा आदमी है अमराराम, की जब मन करता है बस में बैठ जाता है, ऊंट गाड़ी पे बैठ जाता है, और गांव के लोगों के बीच में बैठता है तो बिना हुक्का पिए उठ ही नहीं सकता। बिल्कुल, जो आम आदमी में घुल-मिल के रहने का, और उसी का नतीजा है कि 8 दिन, 7 दिन, 13 दिन और 13 महीने तक सड़कों पे रहकर लोगों को साथ लेकर सरकारों को झुकाने का काम किया, और जिससे बहुत बड़ा आज राजस्थान के किसानों को 16,500 करोड़ रुपया। मैं आऊंगा किसान वाले मुद्दे पे, मैं आऊंगा, खुद आऊंगा। आप ये बताइए कि
एक 2004 का किस्सा है जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। आपके जो अजीज और खास थे, उन्होंने आपको वोट देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि अगर अमराराम दिल्ली चला गया तो हमारे पटवारी से, हमारे लाइनमैन से ये छोटे-छोटे जो काम है ये कौन करवाएगा? नेचुरली उस समय उनको ये लगता था कि जब दिल्ली जाने के बाद अमराराम कोई साल भर से आएगा। अब वो बहुत 2004 को अब 24 हो गई है, 20 साल हो गए। अब लोग इस बात से भी समझदार हो गया कि एमपी वहाँ परमानेंट नहीं रहता। इसलिए अब लोगों की, लेकिन उस समय नेचुरली ये था, लोगों को लगा कि अमराराम अगर दिल्ली चला गया तो हमारे काम कौन करवाएगा। लेकिन आज की तारीख में ये स्थिति नहीं है। अब आते हैं आपके किसान आंदोलन की बात। आपको लगता होगा कि सरकार जब भी किसानों को राहत देती है, तो सरकार अपनी योजनाएँ बताती है कि हम अपनी तरफ से ये आपको लाभ दे रहे हैं, जबकि उसके पीछे की कहानी होती है महेंद्र टिकैत जो किसान नेता रहे, चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता रहे और राजस्थान की बात करें तो अमराराम जी जैसे जो लोग हैं, जो किसानों के नेता हैं, इनकी एक दबाव की राजनीति होती है, इनको आंदोलन करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। इसके बाद अगर आपको सरकार कोई राहत देती है, तो आपको भीख में नहीं देती। ऐसे कई लोगों की ताकत होती है जो लड़ते हैं सरकार से। आपने 8 किसान आंदोलन किए ऐसा मुझे पता है। तो ये किसान आंदोलन के बाद में क्या-क्या होती है, क्या प्रक्रियाएँ होती हैं? क्योंकि जो आज की जो जनरेशन है, वो समझ नहीं पाती किसान और किसानी कौम को, क्योंकि आजकल फ़ेसबुक है, ट्विटर है, उनको बड़े-बड़े सपने दिखाई देते हैं। ये किसान आंदोलन का बीज कहाँ से आया आप में? ऐसा है, ये शेखावाटी अंग्रेजों के और राजशाही के खिलाफ भी हमेशा लड़ी है। जागीरदारी को ख़त्म करने में और अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ने में बहुत बड़ा योगदान संघर्षों का रहा है। और हर किसान आंदोलन, मैं समझता हूँ अभी तो ऐतिहासिक किसान आंदोलन 2020 और 21 में हुआ है, जो पूरे देश के 500 से ज़्यादा किसान संगठन, जिनके झंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन काले कानून से और एमएसपी का सवाल पूरे देश के किसानों का था। तो इसलिए हर जो 7 आप आंदोलनों की बात कर रहे हैं, हर आंदोलन में जनता का जो विश्वास जीता है। क्योंकि राजस्थान में आज़ादी के बाद जितने आंदोलन हुए, इस लाल झंडे के अलावा, उन नेताओं ने हर किसान को धोखा देने का काम किया। और ये लाल झंडा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसने किसान का विश्वास जीतने का काम किया। और विश्वास जीतने का कारण आपसी जो विश्वास था, 13 दिन और 13 महीने जब भी वो किसान बैठ सकता है, वरना विश्वास नहीं है एक दूसरे पे तो 2 दिन भी नहीं बैठ सकता। अभी पिछले कुछ साल पहले किसान आंदोलन हुआ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। मैं उसकी बात इसलिए कर लेता हूँ कि जो सरकार के लोग थे, उन्होंने उनको खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और कहा कि ये नकली किसान है, इनके पास में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ सकती हैं। एक किसान के पास तो सिर्फ़ एक स्कूटर भी नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि कई जो किसान नेता हैं, कई जो किसान संगठन हैं, उन्होंने देश के किसानों के साथ धोखा किया। पिछली बार जो आंदोलन था, क्या वो किसान ओरिजिनल किसान थे? और अब जो आंदोलन दिल्ली पे चल रहा है, जिसको कोई मीडिया दिखा नहीं रहा है, चुनाव पे फ़ोकस है, बड़े-बड़े नेताओं के भाषणबाजी पे उनका फ़ोकस है, तो अब जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये सच्चे वाले किसान हैं या फिर जैसा विपक्ष सॉरी जिस तरीके से सरकार के लोग कह रहे हैं, उस तरीके का है ये? ऐसा है कि पहले भी एक 13 महीने तक लड़े हैं, वो किसान ही थे, और अब लड़ रहे हैं वो भी किसान है। और वो इसलिए लड़ रहे हैं कि 9 दिसंबर 2021 को जब काले कानून वापस लिए थे, किसान संयुक्त मोर्चे ने आंदोलन को स्थगित किया था, तो सरकार ने लिख के दिया था एमएसपी, बिजली कानून और 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, उनको पैकेज देने का, और जो किसान आंदोलन की आवाज़ को दबाने के लिए जो झूठे मुकदमे देश भर में दर्ज किए गए थे, वो वापस लेने के लिए। लेकिन 2.25 साल होने के बाद भी 2021 की 9 दिसंबर से आज अप्रैल 2024 आ गई, लेकिन सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। और जब किसान, पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाहता था, उसको बॉर्डर पे किले और सड़कें खोद के, दीवार सीमेंट की खड़ी करके, 1.5 फुट के किले खड़ी करके, कटीले तार लगा करके उनको रोका है। मैं समझता हूँ सब वो किसान ही हैं। और आज जिस तरह से किसान लूट रहा है, उसकी
जो इनपुट्स हैं, जो लागत है, खाद से, बीज से, डीजल से, वो सब कई गुना बढ़ गई है। जबकि सरकारें वायदा करती है कि हम किसान की 2022 में आमदनी दूनी कर देंगे, लेकिन लागत कई गुना हो गई, लेकिन आमदनी तो जो थी उससे भी घटाने का काम हुआ है। जिस दौर में आप पहली बार विधायक बने थे, भैरों सिंह शेखावत का कहा जाता है कि वो चरम का ज़माना था। आपने भैरों सिंह शेखावत के दौर को भी देखा, उसके बाद अशोक गहलोत का दौर आया। आपने वो आप उस दौरान भी विधायक रहे, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया का दौर आया, आप उसमें भी विधायक रहे। तीनों मुख्यमंत्रियों में क्या-क्या कुछ अच्छा था, क्या-क्या खराब था? अब मुख्यमंत्रियों में देखें तो भैरों सिंह शेखावत उनमें सबसे बेहतरीन था। और वो व्यक्ति वो था जो नीचे से ज़मीन से उठ के आया, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे उनके कितने ही विरोधी हो, लेकिन उनको वो जितने रिस्पॉन्स देते थे, जितने उनको आदर देते थे, वो केवल चीफ मिनिस्टर थे। इन जो 3 के समय में मैं 20 साल तक रहा हूँ, उसमें भैरों सिंह जी सबसे बेहतरीन लोगों से, ज़मीन से, और उन्होंने घूम-घूम के जनसंघ को और फिर भारतीय जनता पार्टी को, जो केवल शहरों की पार्टी थी, भैरों सिंह की करामात है कि वो गाँव की पार्टी भी बन गई। अशोक गहलोत के बारे में क्या कहेंगे? उसके कार्यकाल को तो आपने शायद 2 बार देखा है। 2 बार देखा नहीं, नेचुरली वो भी ज़मीन से उठ के आए हैं, कोई भी विरासत में राजनीति नहीं दी है। लेकिन उनसे भी भैरव सिंह तो पहला चुनाव जो 1952 में हुआ ना, वो लड़ता रहा है। मैं और गहलोत साहब तो 80 में लड़ने लगे हैं चुनाव, वो 52 में लड़ते थे। इसलिए पुरानी जो पीढ़ी के जो नेता थे, उनका 90% का सेवा भाव था राजनीति से, और 10% व्यवसाय था। अब उसका उल्टा हुआ। लेकिन अशोक गहलोत आज भी मैं समझता हूँ 3 दफ़े चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और बड़ी सादगी से है, और उनका लोगों से मेल मिलाप है। लेकिन जितना ग्रास रूट पे भैरव सिंह ने मेहनत की है, न वसुंधरा ने वो कर पाई है, क्योंकि राजघराने से थी। अशोक गहलोत ने ज़रूर नीचे से, ग्राउंड से उठ करके, चाहे वो एनएसयू का सवाल हो, और 80 में वो पार्लियामेंट मेंबर बन गए थे, और उसी टर्म में सबसे युवा थे, और केंद्र में मंत्री भी बन गए थे। अब आते हैं असल मुद्दे पे कि लोकसभा के चुनाव आप लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस का आप हिस्सा है। ये टिकट मिलने में किस तरीके की बातचीत हुई आपकी? किस तरीके से सीट शेयरिंग हुई और आपको सीकर से लड़ाया गया? तमाम बाधाओं के बावजूद, क्योंकि मीडिया में तरह-तरह की बात चल रही थी, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? इंडिया अलायंस में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उसका हिस्सा है, और ये सब जो एडजस्टमेंट का सवाल है, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में हुआ है, राज्य के स्तर पे नहीं हुआ। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, वो बात तो उनसे पूछिए। लेकिन लेफ्ट के हिस्से में छोड़ी गई, और फिर सीपीएम ने अमरा राम को उम्मीदवार इसलिए बनाया कि कंटिन्यूस 96 से लेकर के यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार के रूप। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को पानी पी-पी कर कोसते हैं, सत्ता में होते हैं तो भी और विपक्ष में होते हैं तो भी। अब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि एक अलग विचारधारा से आप के साथ में आप अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कांग्रेस के सारे नेता एक मंच पे हैं या फिर कहीं कोई दिक्कतें आ रही है? कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और जो राजनीतिक परिस्थितियां आज जो बढ़ी है, आप देखेंगे 2014 और 19 का तमाम इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस 10 साल के शासन ने संविधान को, संवैधानिक अधिकारों को, संवैधानिक संस्थाओं को, सबको नेस्ताभूत करने का काम किया है, और विरोध की आवाज को कुचलने का, और विपक्ष मुक्त भारत बनाने की जो योजना है, और शायद इतिहास में पहली बार है जहां 153 विरोधी सांसदों को, केवल इसलिए कि देश का प्रधानमंत्री मणिपुर की घटनाओं पे बयान देने की बजाय 153 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर निकाल करके ऐसे काले कानून पास किए हैं, तो निश्चित रूप से चरित्र सामने आ रहा है। संविधान, संवैधानिक संस्थाएं, जनतांत्रिक अधिकार को कुचलने का, तो निश्चित रूप से इससे जाहिर होता है
कि उनका इरादा क्या है। तो उसके खिलाफ पूरे अलायंस हुआ है। जब आज वो संविधान को खतरा कर रहे हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक पलड़े में समान दूरी पे नहीं है, इसलिए किसी तरह का ऐतराज नहीं है। और आज की तारीख में नहीं है, 2004 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मनमोहन सिंह को मेजोरिटी नहीं थी, 61 सांसद कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो निश्चित रूप से उनको भी बिगर शर्त समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी कितनी खतरनाक है, वो एक साधारण पूंजीवादी पार्टी नहीं है, उसके पीछे फासिस्ट आरएसएस की ताकत है। वो एक फासिस्ट शासन स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक और पूंजीवादी गठजोड़ है, उसकी खतरे को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पहले से जानती थी। बीजेपी में आजकल बाबाओं का बड़ा प्रचलन है चुनाव लड़ने का। आप योगी आदित्यनाथ को उठा लीजिए, मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद में महंत चांदनाथ थे जो अलवर से लड़े थे, बाबा बालकनाथ हैं, आपके सामने भी एक बाबा चुनाव लड़ रहे हैं जो 2 बार से सांसद रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में और उनके कामकाज के बारे में? ऐसा है, बाबाओं का काम जो जिसमें आया था वो अ, भजन करने का या उपासना करने का था, लेकिन अभी राजनीति का चस्का लगा है साधुओं को। और साधु नहीं है, वो स्वादु हैं। वो राजनीति का स्वाद लेना चाहते हैं, तरह तरह का स्वाद, और इसलिए कई साधु अंदर हैं और ये साधु राजनीति के अंदर हैं। तो नेचुरली जो समाज का नहीं हुआ, जिसका परिवार नहीं है, मैं समझता हूँ वो क्या, जिसके फटे न पैर ब्योआई, वो क्या जाने पीर पराई। जो आपके लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से कौन-कौन से विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से आप अपनी जीत मान रहे हैं? और कौन-कौन से ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे आप टक्कर मान रहे हैं? 8 विधानसभा क्षेत्रों में ही प्लस में है, किसी में माइनस नहीं है। बाकी तो कितने से हम लीड करेंगे, क्योंकि आमने-सामने की टक्कर है, इसलिए ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन 8 कॉन्स्टिट्यूंसियों में भी आज की तारीख में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पहले नंबर पे है। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं 2 दफ़े से तीसरी दफ़ा भी उनको टिकट दी है। जितने वोटों से वो जीते थे, उससे ज़्यादा वोटों से वो हारेंगे। ये हैं अमराराम जी, जो जिनके राजनीतिक किस्से मैंने आपको बताए कि मन किया था कि इनका इंटरव्यू किया जाए। रात के तकरीबन 11 बज गए हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।